हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 2, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, या फिर इस चैप्टर का नाम आप बोल सकते हो प्योर सब्सटेंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताऊंगी कि हम इसमें क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। हम कवर करेंगे इसमें प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन, कि प्योर मैटर होता क्या है आपका। जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं आपके, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। किसमें? एक एलिमेंट्स और दूसरा कंपाउंड्स। एलिमेंट्स भी आपके फर्दर डिवाइडेड होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में। कंपाउंड्स आपके डिवाइड होते हैं एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स में। आपको पता है एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स एक पूरा ही अलग चैप्टर आ जाता है, तो मैं ये बिल्कुल अलग चैप्टर में आपको कराऊंगी। इस वीडियो में, इस चैप्टर में मैं आपको कंपाउंड्स की डेफिनेशन बताऊंगी, इसकी प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी। ऑलराइट, फिर हम करेंगे मिक्सचर क्या होता है, सॉल्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, कॉलॉइड्स क्या होते हैं, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इफेक्ट्स एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी, फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर टू, ठीक है। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में हम दो सॉलिड्स की सेपरेशन करेंगे, सॉलिड और लिक्विड की सेपरेशन करेंगे कैसे होती है, दो लिक्विड्स की सेपरेशन करेंगे कैसी होती है, एलपीजी, और लास्ट में एमसीक्यू जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे इस चैप्टर के, वो हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के साथ। प्योर सब्सटेंस। अब आप मुझे ये बताइए, जो भी चीज़ आप खाते हो, जैसे कि जो भी चीज़ आप कंज्यूम करते हो, मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, क्या ये सब प्योर होते हैं? आप बताइए, क्या ये सब, इस आपकी प्योर की डेफिनेशन क्या है? आप किस चीज़ को कब प्योर मानते हो? फॉर एग्ज़ाम्पल, हम उस चीज़ को प्योर मानते हैं जिसमें कोई भी एडल्ट्रेशन नहीं होती, मतलब कोई भी मिलावट नहीं होती। जैसे कि हम अगर कोई घी खा रहे हैं तो घी में डालडा घी की मिलावट ना हो तो हम उसको प्योर मानते हैं, ठीक है। हम पल्सेस खाते हैं तो पल्सेस में भी क्या होता है, छोटे छोटे ग्रेन्स और सैंड्स जो होते हैं, सैंडस्टोन, वो डाल देते हैं, तो वो हमारी क्या हो जाती है, वो इम्प्योर पल्सेस हो जाती है। हमारा प्योर पल्सेस क्या होगी, जब हमारी पल्सेस पूरी की पूरी प्योर रहे, ठीक है, उसमें कोई भी मिलावट ना रहे। आपने कभी भी देखा होगा, हम क्या करते हैं, जैसे ही हम किसी भी चीज़ पे प्योर पढ़ लेते हैं ना, हम झट से उसको मार्केट से ख़रीद लाते हैं। हम ये भी नहीं सोचते कि उसमें मिलावट है या नहीं। आजकल आपको पता है मिल्क में, घी में, बटर में, हर चीज़ को बनाने के एक सिंथेटिक वो आ गया है, राइट। हर चीज़ को बनाने के लिए सिंथेटिक कलर्स आ गए हैं हमारे, सिंथेटिक वो आ गया है जिससे हम सिंथेटिकली प्रिपेयर कर पाते हैं हर चीज़ को आजकल। चाहे वो मिल्क हो, मिल्क को हम कैसे प्रिपेयर कर लेते हैं, शैम्पू से, डिटर्जेंट से, आर्टिफिशियल कलर से, आर्टिफिशियल स्मेल से, ये सब करके हम मिल्क को ऐसा बना देते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ये प्योर मिल्क है, राइट। लेकिन हम कहेंगे कि मैम, हम तो डायरेक्ट डेयरी से दूध लेके आते हैं, हमारे सामने डेयरी से दूध निकलता है और वो तो बिल्कुल ही प्योर होता है। तो मैं भी कहूँगी हाँ भाई, डेयरी वाला दूध तो बिल्कुल प्योर है क्योंकि आप अपने सामने निकलवा के ला रहे हो। लेकिन अब हमने क्या देखा, हमारी प्योर की डेफिनेशन और साइंटिस्ट की प्योर की डेफिनेशन बिल्कुल ही अलग होती है। कैसे? हम उसी डेयरी में जो दूध निकला है, और हमारी डेयरी है तो हमने अपने सामने दूध निकाला है, राइट। तो हम क्या हुआ, हम उस दूध को लेके गए साइंटिस्ट के सामने और हमने कहा कि ये देखिए हम प्योर मिल्क ले आए हैं, आप इसको देख सकते हैं। साइंटिस्ट बोलेंगे ये प्योर नहीं है, इट इज़ इम्प्योर। तो हम कहेंगे ऐसे कैसे इम्प्योर भाई, हमारे सामने दूध निकला है और आप कह रहे हो ये इम्प्योर है। तो साइंटिस्ट कहेंगे हाँ ये इम्प्योर है। साइंटिस्ट ने इसको इम्प्योर क्यों बोला और हमने इसको प्योर क्यों बोला? तो साइंटिस्ट की जो प्योर की डेफिनेशन होती है वो अलग होती है। हमारी प्योर की डेफिनेशन होती है कि जो सब्सटेंस है उसमें कोई भी एडल्ट्रेशन नहीं हो, मतलब कोई भी मिलावट नहीं हो। लेकिन साइंटिस्ट की प्योर की डेफिनेशन होती है कि अगर कोई सब्सटेंस सेम एलिमेंट से, मतलब सेम एटम से, सेम मॉलिक्यूल से या सेम आयन से बना हुआ है, तभी वो उसको प्योर मानते हैं, वरना जो भी इसके अलावा बने होते हैं वो इसको इम्प्योर मानते हैं, राइट। तो फॉर साइंटिस्ट की नज़रों में एक चीज़ तभी प्योर है जब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है सब्सटेंस के, दैट आर सेम इन केमिकल नेचर, जो सेम हो केमिकल नेचर में। इसका मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब क्या है,
हमने पढ़ा था अभी मैटर, और हमें पता है मैटर क्या होता है, जिस भी चीज़ में मास हो और जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करे, दैट इज़ नोन एज मैटर, राइट। फिर हमने फर्दर पढ़ा था कि मैटर जो है, जब हम इसको तोड़ते रहें तोड़ते रहें तोड़ते रहें तोड़ते रहें और उस पॉइंट पे आ जाए जब ये फर्दर ब्रेक ना हो, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं एटम, राइट। तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, एटम्स। तो उसमें क्या है, इन्होंने क्या बोला कि हम साइंटिस्ट एक पार्टिकल को, एक सब्सटेंस को तभी प्योर मानेंगे जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब है यहाँ पर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ठीक है। ये सब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम हो, या तो वो सेम एटम से बने हो, या वो सेम मॉलिक्यूल से बने हो, या फिर सेम आयन से बने हो, तभी हम उसको क्या मानेंगे, प्योर मानेंगे, वरना हम उसको प्योर के कैटेगरी में नहीं रखेंगे। और जिसका जो केमिकल नेचर में सेम होंगे। एटम्स आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है आपका, ठीक है। हाइड्रोजन सेम एटम से बना हुआ है, जब हम हाइड्रोजन को ब्रेक करेंगे तो हमें दिखेगा डिफरेंट डिफरेंट एटम्स, और वो सारे एटम्स हाइड्रोजन के ही होंगे। अब ऐसा तो नहीं होगा ना, मान लो हमने हाइड्रोजन को देखा माइक्रोस्कोप के नीचे, तो वो इस तरीके के पार्टिकल से बनी होगी, राइट। और ये पार्टिकल्स होते हैं आपके एटम्स। तो हम जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो वो सारे हाइड्रोजन के ही एटम्स होंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कि वो एटम्स ऑक्सीजन के हों या कार्बन के हों, सेम एटम्स जो हैं आपके सेम हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, राइट। तो ये क्या होगा, और ये सेम केमिकल नेचर पोजेस करेंगे। इसका भी केमिकल नेचर सेम होगा, इस एटम का भी केमिकल नेचर सेम होगा, इस एटम का भी नेचर सेम होगा, और इस एटम का भी केमिकल नेचर सेम होगा, राइट। या फिर हम कह सकते हैं ये कोई एटम तब प्योर है जब वो सेम मॉलिक्यूल से बना हो। सेम मॉलिक्यूल से बना हो मतलब, सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पर एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस के बीच में डिफरेंस बता देती हूँ कि क्या होता है। देखिए, जब भी हम किसी मैटर को ब्रेक करेंगे, इतना ब्रेक करेंगे कि वो फर्दर ब्रेक नहीं हो पाएगा, तो उस स्मॉलेस्ट यूनिट को, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, उसको बोलेंगे हम एटम, राइट। ये हो गए एटम्स। जब हम इन एटम्स को केमिकली कंबाइन कर देंगे एक दूसरे के साथ, मान लो हमने इसको केमिकली कंबाइन कर दिया एक दूसरे के साथ, तो ये बन जाएगा मॉलिक्यूल। जो एटम्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो आए, ये आया, इसने कहा हाय मैं आपके साथ कंबाइन होना चाहता हूँ, कंबाइन हो गया, ऐसा नहीं होता। ये एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू ही कंबाइन हो पाएंगे। मतलब या तो हम इनको इतनी ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे, या फिर हम इनको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। तो जब वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तब जाके ये एटम और इसका एटम दोनों केमिकली कंबाइन हो पाएंगे, राइट। ये नहीं है कि यहाँ से एटम आया, यहाँ से एटम आया और भाई केमिकली कंबाइन हो गए, ऐसा नहीं होता। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है या तो हमें हीट, या फिर उसको कोई ना कोई एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, कोई ना कोई एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ रही है जिससे उसको केमिकली कंबाइन करवा रहे हैं। अब बात आती है आयंस की। आयंस क्या होते हैं, देखिए, जो एटम्स अपने ऊपर चार्ज लिए होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको बोलते हैं हम आयंस। अब ये चार्जेस कैसे लेते हैं, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि जो हमारा एटम है वो भी किस एक अलग ही दुनिया है एटम के अंदर की भी। हमें पहले ये पता था कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम है, लेकिन जब हमने एटम के अंदर भी खोज के देखा तो हमें एक एटम की भी अलग ही दुनिया मिली, अलग ही एटमॉस्फेयर मिला। वो कैसे, जैसे ही हमने एटम को देखा तो हमने देखा कि एटम के बीच में है न्यूक्लियस, राइट। इसमें है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल। और इसके आजू बाजू घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो इसके आजू बाजू घूम रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, जिसका चार्ज होता है नेगेटिव। या आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है।
P से प्रोटॉन्स, P से पॉजिटिव। अब क्या होता है, इनको अपने सर्वाइवल के लिए, फॉर सर्वाइविंग, ये क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को या फिर कुछ प्रोटॉन्स को लूज़ कर देते हैं, बाहर दे देते हैं, दूसरे एटम्स को दे देते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा एटम है और मैं आपको बता दूं, एक एटम न्यूट्रल एटम होता है, मतलब इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसके पास और इक्वल नंबर ऑफ ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मान लीजिए ये एक एटम है और इसके पास 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। तो क्या होगा, मान लीजिए इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने निकाल दिए। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बचे, इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बचे 9, राइट। तो क्या होगा, प्रोटॉन्स इसके पास 11 हैं, इलेक्ट्रॉन्स 9 है, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया और नेगेटिव चार्ज कम हो गया। तो ये एटम कैसा बन जाएगा, ये ओवरऑल बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज एटम, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम, जिसको हम बोलेंगे पॉजिटिव आयन। यहाँ तक समझ में आ गया। तो साइंटिस्ट ने बोला कि हम एक मटेरियल को, एक मैटर को तभी प्योर बोलेंगे जब वो या तो सेम एटम से बना हो, मतलब या तो उसके एटम सेम हो, मतलब हाइड्रोजन है वो सारे हाइड्रोजन एटम से ही बना हुआ है, राइट। तो या तो हम उसको प्योर मानेंगे या फिर वो मॉलिक्यूल से, सेम मॉलिक्यूल से बना हो। फॉर एग्जांपल अब H2O है आपका, H2O क्या है, ये 2 एटम से मिलके बना है, 2 हाइड्रोजन के एटम है इसके पास और एक ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे कि ये भी प्योर है नेचर में, क्योंकि ये सेम मॉलिक्यूल का बना हुआ है। अब आप पानी लेंगे, वाटर का केमिकल फॉर्मूला है H2O। अब आप कहीं का भी पानी उठा लीजिए, चाहे लेक्स का पानी उठा लीजिए, चाहे रिवर में पानी उठा लीजिए, चाहे जो आपके टैप वाटर आ रहा है वो पानी उठा लीजिए, गटर का पानी उठा लीजिए, सारी जगह के पानी का एक ही केमिकल कंपोजिशन है, एक ही क्या है, एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला है, दैट इज़ H2O। हर जगह पानी के आपको सेम मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, दैट इज़ H2O। इसीलिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला हम इसको प्योर बोलेंगे, क्योंकि हम ये सेम मॉलिक्यूल से बना हुआ है और जो भी सेम मॉलिक्यूल से बना होगा हम उसको प्योर की कैटेगरी में रख देंगे, राइट। तो जो चीज़ अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, जैसे हाइड्रोजन है, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो हाइड्रोजन के ही एटम मिलेंगे, हमें और किसी चीज़ का एटम नहीं मिलेगा, राइट, हमें और किसी चीज़ का एटम नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके पास सिमिलर एटम्स हैं जो कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ पोजेस करते हैं, तो इसको हम बोल देंगे एलिमेंट्स। लेकिन जब हम H2O को ब्रेक करेंगे तो ये 2 एटम्स में, 2 हाइड्रोजन के एटम में डिवाइड हो जाएगा और एक ऑक्सीजन के एटम में डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो ये क्या होगा, ये होगा एक कंपाउंड, या फिर वो सेम आयन से बने हो। आयन्स मतलब क्या होता है, जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, Na का ऊपर प्लस चार्ज होता है पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, दैट इज़ नेगेटिव। अब मैंने आपको बताया था कैसे पॉजिटिव और कैसे नेगेटिव चार्ज आता है आपके एटम के ऊपर। Na मतलब ये सोडियम का एटम है, क्लोरीन मतलब Cl का, क्लोरीन का एक एटम है। इस एटम ने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, मतलब इसने क्या करा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे होंगे, और क्लोरीन ने नेगेटिव चार्ज ले लिया, मतलब इसने अपने प्रोटॉन डोनेट करे होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स ले लिए होंगे ज़्यादा, ठीक है। इस तरीके से इसके ऊपर चार्ज आया। तो उन्होंने कहा कि या तो ये सेम एटम से या सेम मॉलिक्यूल से या फिर सेम आपका सेम आयन से बने हो, तभी हम उसको प्योर मानेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये सेम आयन से बने। अब आप सोडियम क्लोराइड को ले लो, आप कहीं भी जाओगे तो सॉल्ट इज़ योर सोडियम क्लोराइड, राइट। आप कहीं भी जाओगे तो जो आपका सॉल्ट है वो उसका जो केमिकल फॉर्मूला है NaCl ही रहेगा। हर जगह आपको जो मॉलिक्यूल मिलेगा सॉल्ट का वो NaCl ही मिलेगा। आप चाहे टाटा का नमक ले लो, आप चाहे जो रॉक्स के ऊपर सॉल्ट हो रहा है या तो उसको उठा लो, सी में जो सॉल्ट है उसको उठा लो, कहीं से भी आप सॉल्ट लेंगे
तो आपको सेम ही फॉर्मूला मिलेगा, सेम मॉलिक्यूल मिलेगा, दैट इज़ NaCl, राइट। ये मॉलिक्यूल है पर इसके ऊपर चार्ज आ गए हैं एटम के ऊपर, इसलिए हम इसको आयन बोल देते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आया। अ प्योर सब्सटेंस कंटेन्स सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स मैंने आपको बता दिए, या तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, ऑलराइट। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्लियर होगा, समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे। प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, ये एक ही सॉरी वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स या तो एटम्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स या आयंस। हमने अभी अभी पीछे देखा ही था कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और आयंस क्या होते हैं। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन, H2O, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्योर सब्सटेंस में और क्या क्या आ सकता है, जैसे कि आपका गोल्ड है, कॉपर वायर है, शुगर है, सॉल्ट है, हाइड्रोजन गैस है, डायमंड है। आप इसको क्या करोगे, गोल्ड मेटल को जब ब्रेक करोगे, गोल्ड को जब ब्रेक करोगे तो आप क्या देखोगे कि जो एटम्स हैं उसमें गोल्ड के ही एटम्स आपको मिलेंगे। ये तो नहीं है ना कि आप ब्रेक करते 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 आपने उसका चूरा बना दिया और चूरे को भी, सबसे जो छोटा पार्टिकल है चूरे का भी, उसको भी ब्रेक 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 करा। तो आप ऐसा तो नहीं है कि जब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आ गई, जब 2-3 यूनिट्स ही बची नीचे, तो आपने क्या देखा, ये तो नहीं देखा ना कि गोल्ड का एटम आ गया और एक सिल्वर का एटम आ गया उसमें। आपको यही दिखेगा कि वो गोल्ड का ही एटम है, राइट। तो इसीलिए जब हम गोल्ड को तोड़ेंगे तो हर जगह गोल्ड ही होगा आपका, तो दैट इज़ वाई इट इज़ प्योर सब्सटेंस। देन वी हैव कॉपर वायर, राइट, देन वी हैव कॉपर वायर। अब आप कॉपर वायर को भी देख लीजिए, जैसे ही आप उसको ब्रेक करोगे कॉपर वायर को, तो आपको क्या दिखेगा कि वो ब्रेक कर करके आपको कॉपर का ही पार्टिकल मिलेंगे उसमें, और किसी चीज़ के पार्टिकल्स, मतलब कॉपर के ही एटम्स आपको मिलेंगे, उसके अलावा किसी चीज़ के भी एटम्स आपको कॉपर वायर में नहीं मिलेंगे। ऐसे ही आप चीनी देख लीजिए, चीनी का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये क्या है, एक मॉलिक्यूल, और साइंटिस्ट ने कहा था कि या तो वो एटम से, सेम एटम से बने हो, या सेम मॉलिक्यूल से बने हो, या फिर सेम आयन से बने हो, राइट। जब हम इस चीनी के फॉर्मूले को देखेंगे तो इसमें 6 कार्बन के एटम्स हैं, 12 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 6 ऑक्सीजन के एटम हैं। अब इसमें क्या है, आप चीनी कहीं के भी उठा लो, ठीक है, आप चाहे मवाना शुगर्स ले लो, आप चाहे दुनिया में कोई भी शुगर उठा लो, कैसे भी वो फॉर्म हुई है, चीनी कैसी भी हो, ठीक है, तो वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसका मॉलिक्यूल सेम ही रहेगा, C6H12O6 ही आपको मिलेगा। कि कहीं ये नहीं हो सकता कि ये C6H12O19 मिल जाए आपको, या C4H8ON18 प्लस कुछ मिल जाए, राइट। तो चीनी का हर जगह पे केमिकल फॉर्मूला जो है, जो मॉलिक्यूल है आपको चीनी का, हर जगह पर सेम मिलेगा आपको मॉलिक्यूल, कहीं भी चेंज नहीं मिलेगा, राइट। तो इसीलिए ये प्योर सब्सटेंस में आती है। अब आप चीनी को ब्रेक करोगे, ब्रेक करते रहो करते रहो करते रहो, क्या ऐसा तो नहीं है कि चीनी में आपको आयरन का मॉलिक्यूल दिख गया हो, चीनी में आपको किसका, आपके सॉल्ट का मॉलिक्यूल दिख गया हो, या सॉल्ट का एटम दिख गया हो, आपको चीनी में चीनी का ही मॉलिक्यूल दिखेगा ना। तो दैट इज़ वाई चीनी को भी प्योर सब्सटेंस में क्लासिफाई किया गया है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। अब हमने क्या देखा कि
जो प्योर सब्सटेंस है वो सेम एटम, सेम मॉलिक्यूल्स या फिर सेम आयन से बना होना चाहिए। लेकिन हमने जब साइंटिस्ट के पास लेके गए तो उन्होंने अपनी डेफिनेशन बता दी कि हाँ भाई हम इसको प्योर मानते हैं, उसके अलावा कोई भी चीज़ आप लेके आओगे तो हम उसको प्योर नहीं मानेंगे। तो हम जब दूध लेके गए, अपने सामने निकला हुआ कि ये तो हमने अपने सामने निकाला है, इसमें कोई इम्प्योरिटी भी नहीं है, तो मुझे ये बताओ उस मिल्क को साइंटिस्ट ने क्यों बोला कि वो अब इम्प्योर है। अब मैंने इतनी राम कहानी बता दी आपको, तो आपको इतना तो समझ आया होगा कि उन्होंने क्यों बोला होगा उस मिल्क को। वो इसलिए क्योंकि वो जो मिल्क था ना, वो एक मिक्सचर था। वो किस चीज़ का मिक्सचर था? उसमें पानी भी मौजूद था, उसमें फैट भी मौजूद था, उसमें प्रोटीन्स भी मौजूद थे, ठीक है। लैक्टिक एसिड से मिल्क बना होता है, तो लैक्टिक एसिड का एक अलग फॉर्मूला होता है आपका। तो उसमें डिफरेंट चीज़ें मौजूद थी। तो अब इतनी सारी चीज़ें जब उसमें मौजूद हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई एक ही मॉलिक्यूल है उसका या फिर कोई एक ही एटम है उसमें, तो उसमें अलग अलग एटम्स से, राइट, अलग अलग चीज़ें थी। तो दैट फिर इस वजह से उन्होंने इसको एक मिक्सचर या फिर इसको इम्प्योर एटम, इम्प्योर सब्सटेंस कंसिडर किया, प्योर नहीं करा। ऑलराइट, तो जो हमारे प्योर सब्सटेंस हैं ये दो टाइप्स में क्लासीफाई हुए हैं, एक एलिमेंट्स और दूसरा कंपाउंड्स। तो रॉबर्ट बॉयल जो थे उन्होंने, वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये टर्म एलिमेंट यूज़ करी थी 1661 में। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये एक क्वेश्चन बन सकता है, 9th क्लास की बुक से मैंने ये उठाया है सारा का सारा, तो आपको याद रखना है। 9th क्लास NCERT में से लिया है ये मैंने। दूसरा, जिन्होंने सबसे पहली बार जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, या जिन्होंने सबसे पहली बार एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट दी थी, वो थे आपके एंटोइन लॉरेंट लेवाइजर। एंटोइन ANTOINE लॉरेंट लेवाइजर LAVOISIER, ठीक है। ये देखिए, ये जितने भी मैंने नोट्स बनाए हैं सारे 9th क्लास की बुक में से मैंने बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं 9th क्लास की बुक मेरे हाथ में है NCERT की, ये सारा का सारा मैंने इसी में से नोट्स प्रिपेयर करे हैं, तो गलत होने की गुंजाइश नहीं है इसमें। तो एलिमेंट्स होते क्या हैं आपके? एलिमेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि ब्रेक डाउन नहीं हो सकते टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस में बाय यूजिंग केमिकल मेथड ऑफ अप्लाइंग हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन पे मैं हीट अप्लाई कर दूं, लाइट अप्लाई कर दूं या फिर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर दूं और इसको ब्रेक कर दूं अलग अलग एटम्स में, ठीक है। जैसे ही एटम्स में ब्रेक हो गया हाइड्रोजन, हमारा कितने एटम्स हमें नहीं पता, हमने हाइड्रोजन को देखा एक माइक्रोस्कोप में, वो एटम से बना होता है। तो जैसे ही मैंने उसके एटम्स को अलग अलग करा हाइड्रोजन के, उसको ब्रेक कर दिया, तो मैंने क्या देखा, जब वो ब्रेक हुए तब भी जो एटम्स थे वो हाइड्रोजन के ही थे। तब भी जो आपका, अगर मैंने उसको सिंपलर सब्सटेंस में भी तोड़ दिया, ठीक है, तो भी किसी केमिकल रिएक्शन से, तो भी मुझे हाइड्रोजन के ही एटम्स मिले। ऐसा नहीं है कि एक हीलियम का एटम मिल गया मुझे, एक ऑक्सीजन का एटम मिल गया, हाइड्रोजन था तो उसमें हाइड्रोजन के ही एटम्स रहे। इसी को बोलते हैं एलिमेंट्स। मतलब जब हम डिवाइड करें उसको, किसी भी चीज़ से हम उसको तोड़ें, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, चाहे लाइट से, चाहे हीट अप्लाई करने से, तो भी जब वो ब्रेक डाउन हो तो हमें सिमिलर जो सिमिलर मैटर, जो सिमिलर हैं आपके सिमिलर एटम्स मिलें, तो दैट इज़ नोन एज एलिमेंट्स। तो इन एलिमेंट्स का भी जैसे एग्जांपल है आपका हाइड्रोजन, हीलियम,
ठीक है, नियॉन, ऑक्सीजन। अब आप कहोगे ये O2 है, तो ये O2 है आपका मॉलिक्यूल, 2 एटम से मिलके बना है ये। लेकिन जब आप इसको तोड़ोगे तो आपको ऑक्सीजन के ही एटम्स मिलेंगे ना, ऐसा तो नहीं है किसी और चीज़ के एटम्स मिल जाएं, ऑक्सीजन के ही मिलेंगे, इसीलिए इसको भी हमने एलिमेंट कहा है। ठीक है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे क्या हैं, ये हैं आपके एलिमेंट्स। क्योंकि आप इनको तोड़ोगे, गोल्ड को तोड़ोगे तो आपको गोल्ड ही मिलेगा, गोल्ड के एटम्स ही मिलेंगे और किसी और चीज़ के एटम नहीं मिलेंगे। सोडियम को तोड़ोगे तो सोडियम के ही एटम्स मिलेंगे और किसी चीज़ के एटम्स नहीं मिलेंगे आपको, राइट। जैसे अब H2O है, हमने H2O को तोड़ा तो हाइड्रोजन के एटम मिले और हमें ऑक्सीजन के एटम मिले, इसीलिए ये एलिमेंट नहीं है, इसीलिए क्या है, कंपाउंड है। ऑल राइट, है ये प्योर ही, है ये प्योर ही, लेकिन हमें हाइड्रोजन मिला और ऑक्सीजन मिला, दैट इज़ वाई इट इज़ कंपाउंड। तो ये आपको याद रखना है। एट प्रेजेंट हमारे पास कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब कई बुक्स में ना यहाँ पर 116 दे रखा है, तो आपको याद रखना है कि वो अपडेटेड नहीं है। जो अपडेटेड है और 9th क्लास की केमिस्ट्री बुक्स में और जो इंटरनेट पे मैंने सर्च करा है वो ये है कि 118 एलिमेंट्स हमारे पास आज के टाइम पे नोन है, जिसमें से 94 तो नेचुरली अकर होते हैं और 24 जो हैं वो सिंथेसाइज होते हैं लेबोरेटरी में। ठीक है, कितने एलिमेंट्स हमारे पास हैं, 118, 94 नेचुरली अकर करते हैं और 24 सिंथेसाइज्ड होते हैं आपके लेबोरेटरीज़ में। आपका जो एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस हमने मैटर में पढ़ा था कि क्या होता है, आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। ठीक है, लेकिन इसमें भी जो है एक्सेप्शंस कह लो, या फिर अगर आपसे पूछे कि ऐसे 2 एलिमेंट्स कौन से हैं जो लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एक रूम टेम्परेचर पे जो साधारण टेम्परेचर अभी इस रूम का हो रहा है उसको कहते हैं रूम टेम्परेचर, नॉर्मल, ना कोई एसी चल रहा है ना कोई पंखा चल रहा है, उसको कहेंगे रूम टेम्परेचर। ठीक है, उस रूम टेम्परेचर पे ऐसे कौन से 2 एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो है मरकरी और दूसरा है ब्रोमीन। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर्स में पूछा जाता है, मरकरी और ब्रोमीन। मरकरी तो आपको पता ही है, जो आपके थर्मामीटर में जो पारा होता है ना, जो पारा होता है, जो आप थर्मामीटर लगाते हो जिसमें देखते हो कि कितने कितने डिग्री से आ गया आपका फीवर, तो वो जो पारा होता है दैट इज़ योर मरकरी, वो मरकरी होती है। सॉलिड एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम। गैसेस में कौन कौन से होंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। अब आपको ये एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं कि जो हमारी बॉडी है उसमें कितना कितना परसेंट, किस एलिमेंट का कितना परसेंट मौजूद है। तो ऑक्सीजन का 65% ऑक्सीजन हमारी बॉडी कंप्राइज करती है, कार्बन है हमारी बॉडी में 18%, हाइड्रोजन है 10, वैसे 9.8 होती है, और नाइट्रोजन भी 2.8 कुछ होती है, पर हमने राउंड फिगर्स लिए हैं इसमें। नाइट्रोजन है आपका 3, कैल्शियम 1.5, फॉस्फोरस 1.2, पोटेशियम 0.2, सल्फ़र 0.2, क्लोरीन 0.2, सोडियम 0.1, मैग्नीशियम 0.05, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक और आयोडीन बहुत ही माइन्यूट मात्रा में ये मिलते हैं, और सिलेनियम और फ्लोरीन बिल्कुल माइन्यूट अमाउंट में। ठीक है, तो यहाँ से आपको ऊपर से इन 4 में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कितनी है, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कितनी है, तो वो आपको याद रखनी है। ये आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो लर्न करने हैं, दैट इज़ हमारे लिथोस्फीयर में सबसे कॉमन एलिमेंट कौन सा है, तो दैट इज़ ऑक्सीजन। सबसे कॉमन जो एलिमेंट है लिथोस्फीयर में वो ऑक्सीजन है। वहीं हम बात करें एटमॉस्फेयर में कौन सा कॉमन एलिमेंट है, लिथोस्फीयर आपको पता होगा क्या होता है,
ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ये सब आपने करा होगा। तो लिथोस्फियर में ऑक्सीजन, कॉमनेस्ट एलिमेंट इन एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर में जो है आपका नाइट्रोजन होता है, और यूनिवर्स में कॉमन एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन। पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा आपको कौन सी गैस मिलेगी, वो मिलेगी हाइड्रोजन। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस मिलेगी, नाइट्रोजन। और आपको लिथोस्फीयर में कौन सी गैस मिलेगी, ऑक्सीजन। रेयरेस्ट एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, एस्टर्टीन। लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, मेटल, लिथियम। हैवीएस्ट एलिमेंट कौन सा है हमारे पास, गैस है, रेडॉन। और लाइटेस्ट एलिमेंट गैस है आपके पास हाइड्रोजन। सबसे लाइटेस्ट होती है हाइड्रोजन। जो आपके बैलून फुलाते हैं और वो ऊपर उड़ जाते हैं, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम भरी होती है, हीलियम, ठीक है, क्योंकि ये लाइटेस्ट होती हैं गैसेस। पर सबसे लाइटेस्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एक्सप्लोजन का खतरा रहता है, तो इसलिए हीलियम भरते हैं हम। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे एलिमेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन सा, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। यहाँ हम पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स प्लस इनकी प्रॉपर्टीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मेटल्स, METALS, मेटल्स। पहला क्या होता है, ये मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का क्या मतलब होता है, मेलिएबल का मतलब होता है कि अगर हम मेटल के ऊपर हथौड़े से मारते रहें तो ऐसा नहीं है कि वो ब्रेक होके टूट जाएंगे, नहीं, वो क्या होंगे, जैसे हम उनको हैमर करते रहेंगे। मान लीजिए ये मेरे पास गोल्ड है और मैं इसके ऊपर हैमरिंग कर रही हूँ, एक ब्लॉक है मेरे पास गोल्ड का और मैं हैमर मार रही हूँ इस पर और इतनी तेज़ मार रही हूँ, तो ये टूटेगा नहीं, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थिन शीट्स में, ठीक है, थिन शीट्स में ये कवर हो जाएगा। शीट्स मतलब कैसी, अब आपने एल्यूमिनियम फॉयल देखी होंगी, राइट, तो एल्यूमिनियम फॉयल की शीट्स बनती हैं, तो इसी तरीके से थिन शीट्स में कवर हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलिएबल। तो गोल्ड और सिल्वर ये आपके सबसे ज़्यादा मेलिएबल होते हैं, क्या, मेलिएबल मेटल्स होते हैं, सबसे ज़्यादा हम इनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि आप कहोगे एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, मेलिएबल है, हम उसमें रोटी वोटी लपेटते हैं, तो एल्यूमिनियम नहीं, लेकिन आपने देखा होगा कि जो चांदी होती है, चांदी का वर्क और गोल्ड का वर्क जो होता है वो मिठाइयों पे लगा होता है, राइट, तो सबसे ज़्यादा जो मेलिएबल है, सबसे ज़्यादा शीट्स में कन्वर्ट होने की पावर किसमें है, गोल्ड और सिल्वर में। देन ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर, ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर मतलब जो आपके मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। अब आपको पता है जब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तभी जो आपकी वायर्स वगैरह होती हैं वो इन मेटल्स की बनी होती हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब आप कभी भी देखिएगा घर में जो वायर्स यूज़ होती हैं आपकी वो किस मेटल की बनी होती हैं, वो कॉपर मेटल की बनी होती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है वो होता है सिल्वर। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कंडक्टर मतलब कि मान लीजिए वायर है तो यहाँ से यहाँ पर मेरी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, ठीक है, ये वायर कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, अपने अंदर से पास करवा रहा है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराता है, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो सिल्वर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास कराता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आई तो सिल्वर में से सबसे ज़्यादा पास होती है, लेकिन हम यूज़ करते हैं कॉपर, वो इसलिए क्योंकि कॉपर सिल्वर से सस्ता होता है हमारे पास। ऑलराइट, देन टी फॉर टेंजाइल स्ट्रेंथ। इनकी टेंजाइल स्ट्रेंथ बहुत ही हाई होती है। टेंजाइल स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, अपने ऊपर भार उठाने की क्षमता, कि मतलब अगर मैं 100 किलो का वज़न उठा पा रही हूँ तो मेरी टेंजाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। मैं 1000 किलो का वज़न उठा पा रही हूँ तो मेरी टेंजाइल स्ट्रेंथ उससे भी ज़्यादा है। तो भार उठाने की क्षमता को ही हम टेंजाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब टेंजाइल स्ट्रेंथ जो है वो मेटल्स की बहुत ज़्यादा हाई होती है, तभी तो
जो ब्रिजेस बनते हैं और ये सब बनता है, आपके झूले बनते हैं, ये सब क्या होते हैं, मेटल के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने ऊपर भार उठा लेते हैं। अब आपने रेलवे ट्रैक्स देखे होंगे, ये आयरन के बने होते हैं, राइट। जो आपने ब्रिजेस देखे होंगे ये स्टील के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है, ये अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भार उठा सकते हैं। तो इस वजह से ये इनको यूज़ करा जाता है रेलवे लाइन बिछाने में, ब्रिजेस बनाने में, दैट इज़ वाई। देन ए फॉर एलॉय कैन बी फॉर्म्ड, इनके एलॉय बन सकते हैं। एलॉय मतलब क्या है, मान लीजिए गोल्ड और सिल्वर है, ठीक है, मैंने गोल्ड को भी पिघला दिया और सिल्वर को भी पिघला दिया और मैंने इन दोनों का अलॉय बना दिया। तो इनके अलॉय भी बन सकते हैं, हम इनको मेल्ट करके एक दूसरे में मिला सकते हैं और इनके अलॉय बना सकते हैं, राइट। अब जैसे स्टील है आपका, स्टील इज एन अलॉय ऑफ कार्बन एंड आयरन, आयरन को मेल्ट करके उसमें कार्बन मिला दी जाती है तो स्टील बन जाता है आपका। देन वी हैव एल फॉर लस्ट्रस, ए फॉर अलॉयज, अलॉय कैन बी फॉर्म, एल फॉर लस्ट्रस मतलब इनमें बहुत ज़्यादा शाइन होती है, बहुत ज़्यादा चमक होती है। इनकी इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कि ये लस्ट्रस हैं, जिनके पास शाइन होती है, राइट। आपको पता है गोल्ड में एक येलो कलर की शाइन होती है अलग सी, सिल्वर में एक वाइट कलर की शाइन होती है, ग्रे कलर की शाइन, राइट। तो इसी शाइन, ये मेटल्स के पास अपनी एक शाइन होती है, कॉपर के पास रेडिश ब्राउन कलर की शाइन होती है। तो इन सभी मेटल्स के पास एक शाइन होती है अपनी, एक लस्टर होता है, राइट। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज लस्ट्रस। देन एस फॉर सोनोरस, मतलब जब इनके ऊपर हम स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक मतलब मान लीजिए कोई मेटल है आयरन का, अब स्कूल में घंटी बजती थी आपकी, ठीक है, जब घंटी बजती थी तो टन 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 आवाज़ आती थी, तो क्या मेटल यूज़ होता था, आयरन। आयरन की रॉड से हम मारते थे उसको और आवाज़ आती थी। तो आवाज़ कैसे आती थी, क्या प्रॉपर्टी है जो आवाज़ आती थी, वो प्रॉपर्टी होती है आपकी सोनोरस, कि वो सोनोरस है। सोनोरस और साउंड, आप दोनों याद रखने के लिए क्या करना है आपको, सोनोरस, साउंड। सोनोरस हमारे क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड। जो मटेरियल सोनोरस है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो दिस प्रॉपर्टी, मेटल्स में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो सोनोरस होते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब स्ट्राइक होते हैं वो। चलिए आगे चलते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास, वो याद कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, मतलब थिन शीट्स में उनको कन्वर्ट किया जा सकता है। गोल्ड और सिल्वर मोस्ट मेलिएबल होते हैं, ये हमने करा था, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर आर ऑल्सो मेलिएबल, मतलब आयरन को भी हम शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, एल्यूमिनियम को भी शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है और कॉपर को भी शीट में। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछे कि कौन सा मेटल मेलिएबल है तो गोल्ड और सिल्वर सबसे ज़्यादा मेलिएबल है। डक्टिलिटी, यहाँ पर आई गेस डक्टिलिटी नहीं आया आपका, या तो मेटल्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि खींच के उसको वायर बनाने की क्षमता को हम डक्टाइल कहते हैं। अब ये पेन है, ये मेटल का नहीं बना हुआ, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, अब मैं इसको खींच के वायर तो नहीं बना सकती ना। लेकिन आप देखना जब मेटल्स होते हैं ना, जैसे गोल्ड है, अगर मैं उसको खींचती हूँ वो टूटता नहीं है, वो वायर में कन्वर्ट हो जाता है, तार में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम डक्टिलिटी, उनकी वायर में चेंज होने की कैपेसिटी को, पावर को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल कौन से हमारे पास, वही गोल्ड और सिल्वर सबसे ज़्यादा डक्टाइल, यहाँ मेलिएबल नहीं है, डक्टाइल आएगा, डक्टाइल मेटल्स होते हैं। और उसके बाद आते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम, ये भी डक्टाइल होते हैं आपके। देन तीसरा पॉइंट है, मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। अब आपने देखा होगा जो आप किचन में बर्तन यूज़ करते हो, या तो वो एल्यूमिनियम के करते हो या आयरन के करते हो, आयरन की कढ़ाई यूज़ करते हो, राइट। वो खाना आपका क्यों पक जाता है जब हम उसको गैस पे रखते हैं, तो ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि आपका खाना उसमें पक जाता है, वो इस वजह से क्योंकि वो हीट को कंडक्ट करते हैं, उनके अंदर से हीट पास हो सकती है, दैट इज़ वाई
वी कैन कुक फूड इन दोज कंटेनर्स, ठीक है। जैसे अब आप ये बताइए, आप यहाँ पर आपकी मम्मी खीर बना रही है और आपने एक चम्मच इसमें डाल दिया, चम्मच को आप कुछ देर पकड़ लो, यहाँ खीर गर्म हो रही है आपकी, थोड़ी देर में आपके हाथ में एकदम गर्म लगेगा और आप हाथ पीछे खींच लोगे। वो क्यों? क्योंकि चम्मच से क्या हुई, हीट कंडक्ट हो गई, ठीक है। तो ये जो मेटल्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा गुड कंडक्टर्स होते हैं, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। इलेक्ट्रिसिटी हम कर चुके हैं, दैट इज़ वाई जो कॉपर की वायर्स बनी होती हैं इस वजह से बनी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं ये। सिल्वर इज़ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर है हीट का। मतलब अगर किसी सिल्वर के आइटम में आप बनाओगे खाना तो जल्दी गर्म हो जाएगा, लेकिन हम सिल्वर को यूज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है आपका। उसके बाद कॉपर आता है, उसके बाद कॉपर का वेसल कंडक्ट करता है हीट, और उसके बाद करता है एल्यूमिनियम हीट कंडक्ट, ठीक है। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, इसलिए मैंने ये लिखे हुए हैं यहाँ पर। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा पास होती है तो कौन से मेटल में होती है? सिल्वर में। उसके बाद कॉपर आता है, गोल्ड, एल्यूमिनियम और टंगस्टन। घर में जो वायर यूज़ होती है वो किस चीज़ की होती है? कॉपर की। तो इलेक्ट्रिक वायर जो होती हैं आपकी यूजुअली किस चीज़ से बनी होती है? कॉपर एंड एल्यूमिनियम। मेटल्स जो होते हैं दे आर यूजुअली हार्ड, कठोर होते हैं ये। आप मेटल्स को मारोगे तो वो टूटेंगे नहीं, ठीक है, हार्ड होंगे वो। जो आयरन है आपका, जो आयरन है, लोहा है, उसके ऊपर मारते रहो, क्या वो टूटेगा? नहीं, वो बहुत हार्ड है। ऐसे ही आप गोल्ड पे मारो, बहुत मारो उसको, क्या वो टूटेगा? नहीं, हार्ड है वो। तो मेटल्स जो होते हैं वो यूजुअली हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं मेटल में जो हार्ड नहीं होती, तो वो यहाँ पर याद रखनी है जहाँ से क्वेश्चन बनता है। सोडियम और पोटेशियम ऐसे दो मेटल्स हैं जो मेटल होते हुए भी सॉफ्ट हैं, और इनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, एक चाकू से कट कर सकते हैं। ये एक्सेप्शंस है, राइट। हर केमिस्ट्री में हर चीज़ की एक्सेप्शन होती है, तो इसकी भी है। तो सोडियम और पोटेशियम। फिर इनके पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? अपने ऊपर भार उठाने की क्षमता। कैन होल्ड वेट विदाउट ब्रेकिंग, मतलब ये कितना वेट अपने ऊपर होल्ड कर सकते हैं बिना टूटे, उसको बोलते हैं हम हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसको बोलते हैं, ठीक है। और इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। अब स्टील जो है, जो आयरन और कॉपर से बना होता है और कार्बन से बना होता है, तो ये यूज़ होता है आपका बिल्डिंग बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, रेलवे लाइंस बनाने में। मेटल्स जो होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड ही होते हैं। मतलब अगर आपने गोल्ड देखा, ये मैंने गोल्ड डाला हुआ है, तो ये सॉलिड है, ये तो यानी लिक्विड है। ये यूजुअली रूम टेम्परेचर पे सॉलिड ही मिलेंगे आपको, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें भी, जैसे कि मरकरी और ब्रोमीन, ये आपको लिक्विड मिलेंगे रूम टेम्परेचर पे, और इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब मेल्टिंग पॉइंट मतलब जब ये मेल्ट होके, जैसे बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट क्या था? जब वो बर्फ़ से पानी में भी कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड से लिक्विड में, इनका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने का जो टेम्परेचर होता है वो पता नहीं कितने डिग्री सेल्सियस होता है, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, राइट। और ऐसे बॉइलिंग पॉइंट जब वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। तभी जो हमारी रेलवे की पटरी हैं, अगर इनका बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट कम होता तो क्या होता कि जितना भी हीट, तो अच्छी खासी गर्मी पड़ती है हमारे यहाँ, तो उस गर्मी में ये मेल्ट हो जाती, पिघल जाती, लेकिन इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो मेटल्स दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या आएंगे? सोडियम और पोटेशियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो है, दैट इज़ 371 के और 336 के पोटेशियम का। गैलियम और सीजियम दे बिकम लिक्विड एट द टेम्परेचर स्लाइटली अबव द रूम टेम्परेचर। ज़रा सा भी रूम टेम्परेचर से हमने थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ा दिया
तो गैलियम और सीजियम भी हमारे ऐसे मेटल्स हैं जो क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो मेटल्स इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज़ 303 केल्विन। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। अब जैसे इनका क्लोजली पैक्ड एटम्स होते हैं तो इनकी डेंसिटी भी जो है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है मेटल्स की। बट एक्सेप्शन में सोडियम और पोटेशियम, इनके पास डेंसिटी जो इनकी होती है वो लो होती है। आई होप मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं नॉन मेटल्स की तरफ। नॉन मेटल्स, जो एलिमेंट्स ना ही मेलिएबल हैं, ना ही उनको शीट्स में कन्वर्ट करा जा सकता है, ना ही उनको वायर में कन्वर्ट करा जा सकता है, और ना ही वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। जैसे ही हम उन पे हैमर मारेंगे तो वो ब्रेक हो जाते हैं, तो वो ब्रिटल भी हैं। मतलब मेटल से बिल्कुल उल्टा हो जाता है नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल हैं आपके सल्फ़र, फॉस्फोरस, कार्बन, ये सब हैं आपके क्या, नॉन मेटल्स। दे आर नॉन डक्टाइल, मतलब ये हमने ऊपर कर लिया था। दे डू नॉट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास। मैनी नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर। मतलब क्या होता है, ये अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते और इसीलिए इनको इंसुलेटर भी कहा जाता है। इंसुलेटर वो सब्सटेंस होता है जो अपने अंदर से हीट और लाइट को पास करने से रोकता है। मतलब मान लीजिए ये प्लास्टिक है और प्लास्टिक एक इंसुलेटर है, राइट, इसके अंदर से करंट पास नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर अगर वायर लगा दी तो ये नहीं है मुझे इस एंड पे करंट लगेगा, या क्योंकि ये अपने अंदर से पास ही नहीं होने देगा करंट को। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज इंसुलेटर। तो नॉन मेटल्स जितने भी होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे पास, जैसे कि डायमंड, जो कि एलोट्रोपिक फॉर्म होती है कार्बन की। ये गुड कंडक्टर होता है हीट का बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, डायमंड जो होता है ये गुड कंडक्टर होता है हीट का, मतलब अगर आप इसमें हीट देते हो डायमंड में तो ये गुड कंडक्टर है हीट का, बट इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। ग्रेफाइट भी एक नॉन मेटल है बट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, राइट। तो ग्रेफाइट कहाँ यूज़ होता है, इलेक्ट्रोड्स इन बैटरीज, फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स इन बैटरीज ग्रेफाइट यूज़ होता है। देन नॉन मेटल्स की जो शाइन होती है, लस्टर वाली प्रॉपर्टी होती है शाइन, वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू मेटल्स, बट एक्सेप्शंस है कुछ, जैसे कि आयोडीन। आयोडीन की अपनी एक शाइन होती है, ये नॉन मेटल है बट शाइन है इसके पास। नॉन मेटल्स जो होते हैं जनरली सॉफ्ट होते हैं, टूट जाते हैं, कट जाते हैं, बट जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम काट नहीं पाते इजली नाइफ से, वो है डायमंड। ऐसा नॉन मेटल जो कि हार्ड है वो है डायमंड। नॉन मेटल्स की जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है एज़ कम्पेयर टू मेटल्स, इसलिए इनको ब्रिजेस बनाने में और रेलवे लाइन बनाने में ये नॉन मेटल्स यूज़ नहीं होते, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। कम टेम्परेचर पे ये बॉईल कर जाते हैं, कम टेम्परेचर पे ही ये मेल्ट कर जाते हैं। सल्फ़र का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 114 डिग्री सेल्सियस, फॉस्फोरस का तो 44 डिग्री सेल्सियस ही है। एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है इसमें, इसका मेल्टिंग पॉइंट से 3700 डिग्री सेल्सियस, तो ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है। नॉन मेटल्स के पास मेटल्स जो है वो एक पर्टिकुलर कलर में ही थे, जैसे आपके ग्रेइश कलर, ठीक है, ग्रेइश कलर, येलोइश कलर, बट आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं ये डिफरेंट कलर्स में आते हैं, बहुत डिफरेंट कलर्स होते हैं नॉन मेटल्स के। जैसे सल्फ़र है उसका येलो कलर भी होता है, ठीक है, फॉस्फोरस का वाइट कलर, येलो कलर, रेड कलर, ये सब फॉस्फोरस के कलर होते हैं। ग्रेफाइट ब्लैक कलर का होता है, क्लोरीन येलोइश ग्रीन होता है, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन होता है। तो आपको कलर समझ आ गए कि इसके डिफरेंट कलर्स होते हैं नॉन मेटल्स के। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। सोनरस क्या प्रॉपर्टी थी कि हम जब उनको स्ट्राइक करते हैं तो आवाज़ आती है, घंटी बजती है, तो इनके ऊपर जब हम इनको स्ट्राइक करेंगे तो कोई आवाज़ नहीं आएगी, ये सोनरस नहीं होते, ये अपने अंदर से साउंड को पास नहीं कराते। देन वी हैव मेटलॉइड्स।
अब हमने क्या देखा था कि जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे ना इन एलिमेंट्स की, तो हमने देखा कि कुछ एलिमेंट्स सेम तरीके की प्रॉपर्टीज़ पोजेस करते हैं, उनमें सेम तरीके की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हमने कुछ को तो मेटल्स में रख दिया, ठीक है। फिर हमने देखा कि और कुछ एलिमेंट्स हैं वो भी सेम तरीके की प्रॉपर्टीज़ वो कर रहे हैं एग्जिबिट, तो हमने उनको नॉन मेटल्स में रख दिया। अब तीसरे हमने एक ऐसा ग्रुप देखा जो कुछ तो मेटल की प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट कर रहा था, कुछ तो मेटल की प्रॉपर्टीज़ थी और कुछ उसमें नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ थी। मतलब ना तो हम उसको मेटल कह सकते थे, ना ही हम उसको नॉन मेटल कह सकते थे। अब इनको हमने रखा एक अलग ग्रुप में, दैट इज़ मेटलॉइड्स। सो यहाँ डेफिनेशन देखो आप, एलिमेंट्स दैट हैव प्रॉपर्टीज़ बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर नोन एज मेटलॉइड। मेटलॉइड्स भी इनको बोल सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सेमी मेटल्स। सेमी मेटल्स मतलब हाफ, सेमी हाफ मेटल्स। एग्जाम्पल क्या है इसके मेटलॉइड्स के, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम। अब इसके केमिकल फॉर्मूला, इसके फॉर्मूलाज क्या क्या है, Sc, जर्मेनियम का G, आर्सेनिक का As, एंटीमनी का Sb, टेल्यूरियम का Te। अब ये मेटल की तरह तो दिखते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे मेटल की तरह दिखेंगे तो मेटल कि भाई बहुत हार्ड है, लेकिन जैसे हम इसको तोड़ेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ब्रिटल होंगे, ये टूट जाएंगे जल्दी से। तो क्या होगा, होंगे ब्रिटल। ना ही ये गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के हैं, ना ही ये बैड। ऐसा भी नहीं है कि मैं इनके पास से इलेक्ट्रिसिटी को पास ही नहीं करा सकती, और ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल भी पास नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या है, ये सेमी कंडक्टर हैं, ये करते भी हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास और नहीं भी करते, सेमी कंडक्टर्स हैं ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोलर पैनल में सोलर सेल्स लगी होती है जो सिलिकॉन की बनी होती हैं। अब आपने देखा होगा कि क्या होता है, इस तरीके की सोलर पैनल होता है आपके पास, और ये आपकी सोलर सेल्स लगी होती हैं। ऑल राइट, दीज आर योर सोलर सेल्स। ये किससे बनी होती हैं, सिलिकॉन से। वैसे तो ये सिलिकॉन जो है ये बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का है, राइट, बैड कंडक्टर है, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं एग्जांपल सिलिकॉन मेटलॉइड्स में, तो ये क्या है, एक सेमी मेटल है, तो बैड कंडक्टर भी नहीं कहेंगे इसको, ना ही गुड कंडक्टर कहेंगे। तो पहले तो ये प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है नॉन मेटल्स की। पहले अगर इसको सिलिकॉन को हम ऐसे ही ले ले तो ये कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही इसको हीट मिलेगी, सिलिकॉन को हीट मिलेगी, इन सेल्स को हीट मिलेगी, तो ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना शुरू कर देंगे, ठीक है, और पोजेस कर लेंगे मेटल्स की प्रॉपर्टीज़। मतलब नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं, और जैसे चार्ज मिला तो मेटल्स की भी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करी इन्होंने, तो इस वजह से इनको मेटलॉइड्स बोला जाता है। नाउ वी हैव कंपाउंड। हमने क्या पढ़ा था, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स वो होते हैं जिनको तोड़ने के बाद हमें सेम टाइप ऑफ एटम्स मिले। मान लो हमने हाइड्रोजन को ब्रेक करते रहे तो भी उसमें हाइड्रोजन का ही एटम मिलेगा। ऑक्सीजन को ब्रेक करते रहो, हमें ऑक्सीजन का ही एटम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन में हमें हाइड्रोजन का मिल जाए, हाइड्रोजन में हमें नियॉन का मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, एलिमेंट्स। लेकिन कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो अलग अलग एलिमेंट्स को केमिकली कंबाइन करके फॉर्म होते हैं। मतलब जब टू और मोर एलिमेंट्स, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होके, केमिकली कंबाइन होके एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, एक फिक्स प्रोपोर्शन मतलब ऐसा नहीं है कि हमने दो H2 के कंबाइन कर दिए और दो OT के कंबाइन कर दिए और हमारा वाटर बन गया H2। नहीं, हमें एक हाइड्रोजन का एटम लेना पड़ेगा और दो ऑक्सीजन के एटम लेने पड़ेंगे। एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में हमको इसको मिक्स करना पड़ेगा, केमिकली कंबाइन करना पड़ेगा, तभी जाके ये कंपाउंड बनेंगे। आई एम सॉरी, H2 हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक। ऑल राइट, तो प्योर सब्सटेंस कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन प्रोपोर्शन बाय मास और फिक्स प्रोपोर्शन। जैसे कि कंपाउंड्स में क्या आता है, NH3 अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2,
कंपाउंड्स को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स में, जो कि मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। एक अलग से चैप्टर आता है एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स का, उसमें हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स में एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आगे इसका पार्ट 2, 3, 4 भी आएंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय एंड कीप स्टडिंग।